नमस्कार दोस्तों, पिकासो पब्लिकेशन के करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। रोजाना की तरह आज मैं फिर हाजिर हूं आपके सामने लेकर करंट अफेयर के 10 सवाल जो देश, दुनिया और हमर छत्तीसगढ़ से जुड़े होंगे। तो आइए जानते हैं आज का पहला सवाल। भारत का सबसे ऊंचा 140 फीट ऊंचा सबसे ऊंचा अर्थात 140 फीट ऊंचा बैम्बू टावर, बांस का टावर किस जिले में स्थापित किया गया है? विकल्प पहला है ए है रायपुर, ऑप्शन बी दुर्ग, ऑप्शन सी बिलासपुर या ऑप्शन डी बेमेतरा। सही जवाब हो जाएगा बेमेतरा जिला में जो है 140 फीट ऊंचा बैम्बू टावर जो है स्थापित किया गया है। आइए जानते हैं इससे जुड़े कुछ तथ्य। इसकी डिजाइन की जो प्रेरणा है एफिल टावर से ली गई है। एफिल टावर से इसकी डिजाइन की प्रेरणा ली गई है। गांव कौन सा है, कहाँ स्थापित किया गया है? कठिया गांव में ये जो बैम्बू टावर है ये स्थापित किया गया है। इसका उद्घाटन मतलब ये एक समारोह के तहत इसका जो है उद्घाटन किया गया और समारोह का नाम था छत्तीसगढ़ बांस तीर्थ संकल्पना। छत्तीसगढ़ बांस तीर्थ संकल्पना, ठीक है। और इसमें जो है इसका उद्घाटन जो है माननीय मुख्यमंत्री सीएम महोदय और नितिन गडकरी जी ने वर्चुअली नितिन गडकरी जी ने किया, ठीक है। अब इसकी उपलब्धि क्या है ये जान लेते हैं। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के तहत ये सबसे ऊंचा बांस का टावर है और गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इसको शामिल किया गया है। अब बांस के बारे में जान लेते हैं। तो बांस घास की प्रजाति का है, इसीलिए बांस के काटने पर आपने देखा होगा प्रतिबंध नहीं है। तो आपसे कहीं पूछा जाए कि बांस पेड़ है या घास, तो आपका जवाब होना चाहिए घास। इसीलिए घास के काटने पर चूंकि प्रतिबंध नहीं है और बांस के काटने पर भी प्रतिबंध नहीं है, ये बात आप लोग जान लीजिएगा। अगला सवाल देखते हैं। दूसरा नंबर का सवाल कहता है 47वें जमनालाल बजाज पुरस्कारों में कुल कितने अलग अलग वर्गों के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया? ऑप्शन है 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 या ऑप्शन डी 6। सही जवाब इसका होगा ऑप्शन बी 4। 4 वर्गों में जो है 4 वर्गों के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया जमनालाल बजाज पुरस्कार। आइए इस पुरस्कार के बारे में जानते हैं। ये जो अभी वर्तमान में 2025 में दिया गया 47वें नंबर का था और इसमें राशि जो है आपका 20 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। 20 लाख रुपए की राशि विजेताओं को प्रदान की जाती है। ये 4 वर्गों में कौन कौन से है ये जान लेते हैं। पहला वर्ग है रचनात्मकता के क्षेत्र में हसमुख भाई पटेल को दिया गया जो कि गुजरात से हैं। दूसरा ग्रामीण विकास के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए ग्रामीण विकास रूरल डेवलपमेंट में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए रूरल डेवलपमेंट में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए ये पुरस्कार दिया गया पीएम मुरुगेसन को जो कि तमिलनाडु से हैं। तीसरा है इसमें महिलाओं एवं बच्चों के कल्याण के लिए किया गया कार्य महिलाओं बच्चों के लिए कल्याण के लिए किए गए कार्य महिलाओं और बच्चों के लिए और ये मिला है त्रिवेणी आचार्य को जो कि महाराष्ट्र से हैं। और महिलाओं बच्चों के लिए जो ये वर्ग है ये जानकी देवी बजाज की स्मृति में दिया जाता है। अब जानकी देवी बजाज जो हैं पद्म विभूषण प्राप्त करता रही हैं जानकी देवी बजाज, इनके स्मृति में महिला और बच्चों के कल्याण से संबंधित जो है वर्ग के लिए पुरस्कार दिया जाता है। अगली श्रेणी है चौथी गांधीवादी मूल्यों को प्रोत्साहित करने के लिए और ये जो गांधीवादी मूल्यों को जो है प्रोत्साहित करने के लिए इंटरनेशनली दिया जाता है, भारत के बाहर किसी व्यक्ति को दिया जाता है। और ये जो है सेकाचेवा ल्यूडमिला लियोनिदवा रूस के जो कि रूस के हैं रसिया के हैं उनको दिया गया। सेकाचेवा ल्यूडमिला नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट याद रखिएगा
किसको दिया गया है? गांधीवादी जो है मूल्यों को प्रोत्साहित करने के लिए रूस के सेकाचेवा को दिया गया है। अगला सवाल जानते हैं, टीबी से संबंधित ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट 2025 को किस संगठन ने जारी किया है? ऑप्शन ए यूनेस्को, ऑप्शन बी यूनिसेफ, ऑप्शन सी WHO या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा इसका WHO ने जो है ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट, ट्यूबरकुलोसिस अर्थात ये टीबी का ही फुल फॉर्म है, टीबी रिपोर्ट 2025 को जारी किया है। और इससे संबंधित आइए कुछ तथ्य जान लेते हैं। विश्व के 25% टीबी रोगी जो हैं वो भारत से हैं। ठीक है, बहुत बड़ा नंबर है भारत का, अब भारत को इससे उबरना चाहिए। अब इसमें जो है टीबी में हर साल 1.07 करोड़ लोगों की इसमें जान जाती है, तो ये एक गंभीर समस्या है। अब ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट का उद्देश्य ये है, उद्देश्य जान लेते हैं। इसमें WHO का जो है, WHO का मानना है कि यदि फंडिंग और देखभाल की न्याय संगत पहुँच हो तो टीबी से मुक्त हुआ जा सकता है। फंडिंग और देखभाल के लिए जो है न्याय संगत पहुँच, मतलब सही जगह तक सही जो है फंड पहुँचे, संबंधित राशि पहुँचे, तो क्या है इससे उबरने में आसानी हो सकती है। और ये वर्तमान में WHO द्वारा 184 देशों में चलाया जा रहा है। ये ठीक है, 184 देशों के लिए रैंकिंग निकाली जाती है। अब WHO के बारे में जान लेते हैं। WHO की स्थापना जो है 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। जिनेवा स्विट्जरलैंड इसका हेडक्वार्टर है और टेड्रोस एडेनोम इसके प्रेसिडेंट हैं। प्रेसिडेंट टेड्रोस एडेनोम। ठीक है, इतने सारे तथ्य हमने जान लिया संबंधित सवाल से। अगला प्रश्न है, GNSS स्पूफिंग क्या है? ऑप्शन ए, पायलटों द्वारा जानबूझकर GNSS सिग्नल को निष्क्रिय करना। ऑप्शन बी है, किसी विमान को गलत GNSS सिग्नल भेजना जिससे वह गलत स्थान या गलत समय पर होने का संकेत देता है। ऑप्शन सी, विमान के कॉकपिट में GNSS रिसीवर का खराब हो जाना। या ऑप्शन डी, GNSS सिग्नल का अस्थायी रूप से खो जाना। सही जवाब होगा ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। बी इसका सही जवाब होगा, किसी विमान को गलत GNSS सिग्नल भेजना जिससे वह गलत स्थान या समय पर होने का संकेत देता है। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। GNSS अर्थात ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, ये GPS भी है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जो कि USA का है। इतनी बात आप लोग जान लीजिए। ठीक है, अब ये जो हालिया GNSS के स्पूफिंग की घटना जो है दिल्ली एयरपोर्ट में हुई थी। दिल्ली एयरपोर्ट में GNSS अर्थात ग्लोबल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम में यदि कोई स्पूफिंग कर देता है, स्पूफिंग अर्थात गलत जानकारी भेज देता है, तो क्या है इससे जो है फ्लाइट सही टाइम पर सही फ्लाइट का एक्यूरेट लोकेशन हमें पता नहीं चल पाता है, और इससे जो है कि कहना चाहिए कि उड़ान में ये बाधा डालती है। और इसके आने से, इसके क्या है स्पूफिंग होने से क्या है, आपको मैनुअल मार्गदर्शन देना पड़ता है, जिससे 2 फ्लाइट के टकराने की घटना भी हो सकती है, या एक फ्लाइट रनवे से निकला नहीं है, दूसरा आ गया, ऐसा भी घटना हो सकता है। और ये GNSS स्पूफिंग जो है युद्ध क्षेत्रों में अक्सर देखी जाती है, क्योंकि वहाँ जो है कि नोटम लगा होता है। नोटम का मतलब होता है नोटिस टू एयरमैन, है ना। वहाँ ये घटना होनी लाजमी भी है, क्योंकि वहाँ नो एयर ट्रैफिक जोन रहता है, क्योंकि युद्ध क्षेत्रों में आप विमान अपना नहीं उड़ा सकते। लेकिन ये इस घटना का सामान्य क्षेत्रों में होना, दिल्ली जैसे क्षेत्रों में होना एक चिंताजनक बात है। और इसी चिंताजनक बात होने के कारण इसका जो है राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने इसके लिए जांच समिति गठित की है, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने, और जिसका जो नेतृत्व है अजीत डोभाल जी कर रहे हैं। अजीत डोभाल जो कि वर्तमान में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, NSA हैं, अजीत डोभाल, है ना।
अब जीएनएसएस के से रिप्लेस में अब भाई हम पूरी तरह से ग्लोबल मतलब किसी भी दूसरे फॉरेन कंट्री पर निर्भर नहीं हो सकते, क्योंकि 1972 के युद्ध में जब हमको जीपीएस की ज़रूरत पड़ी थी तब यूएसए ने देने से इनकार कर दिया था, और भारत ने तब से ठान लिया कि वो खुद का एक जो है जीपीएस जैसा, जीपीएस के रिप्लेसमेंट में एक नेविगेशन सिस्टम बनाएगी, और जिस नेविगेशन सिस्टम को हम नाविक कहते हैं, याद रखिएगा, ये स्वदेशी है, खुद के देश में बना नाविक। नाविक का फुल फॉर्म है नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टेलेशन। नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टेलेशन, नाविक जो है भारत का खुद का डेवलप किया हुआ नेविगेशन सिस्टम है। अगला सवाल जानते हैं, चंद्रयान 4 मिशन का प्रक्षेपण किस वर्ष निर्धारित किया गया है? ऑप्शन है 2025, ऑप्शन बी 2027, ऑप्शन सी 2028 या ऑप्शन डी 2030। सही जवाब होगा इसका ऑप्शन सी 2028। 2028 में चंद्रयान 4 को जो है मिशन को लॉन्च किया जाएगा। चंद्रयान 4 को 3 क्या था? 3 दक्षिणी ध्रुव का जो है खोज करने गया था, जो कि असफल रहा। इसमें लैंडर रोवर विक्रम प्रज्ञान के बारे में आप लोग जानते ही हैं, है ना। अब ये जो घोषणा है, ये 4 का ये जो चंद्रयान 4 के लिए घोषणा है, ये किया इसरो के हेड वी नारायणन ने। ठीक है, हालिया में इसका कल ही इसका जो है कि घोषणा की गई है। और ये काम क्या करेगा? ये सैंपल लेकर वापस आएगा, लूनर सैंपल रिटर्न। ठीक है, सैंपल लेकर ये वापस आएगा। अब ये जान लेते हैं कि चंद्रयान क्यों जरूरी है, स्पेस मिशन क्यों जरूरी है। क्योंकि स्पेस मिशन के लिए जो है अमेरिका, रूस, चीन जैसे देश जो हैं अपना प्रभुत्व बना चुके हैं स्पेस के मामले में। कुछ मामलों में कहें तो जापान भी। तो अब इसी होड़ में भारत भी आना चाहता है और स्पेस के मामले में अपनी सुप्रीमेसी जो है बनाना चाहता है। इसके लिए भारत जो है इन तीनों ने क्या बोलते हैं कि मानव भी भेज चुके हैं अंतरिक्ष पर, और हालिया में चीन अपना स्पेस स्टेशन भी भेजने वाला है। और अभी जो संयुक्त रूप से स्पेस स्टेशन है वो अमेरिका, रसिया 5 देशों ने मिलकर भेजा था। अमेरिका, रसिया और जापान है, और आपका यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, और कनाडा की स्पेस एजेंसी है। अब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है, यहाँ से कोई भी वैज्ञानिक जब स्पेस में जाते हैं तो यहीं रुकते हैं। ये बेसिकली 4 या 5 BHK का घर जितना बड़ा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। और भारत भी इस कदम में अपने क्या बोलना चाहिए कि वो अपने गगनयान को भेज रहा है। गगनयान मिशन लॉन्च करेगा। गगनयान मिशन 2027 में लॉन्च करने की तैयारी है, जिसमें 3 अंतरिक्ष यात्रियों को जो है वो स्पेस पर भेजेगा, 3 यात्रियों को। और ये इसका जो स्प्लेश डाउन होगा ये बंगाल की खाड़ी में होगा। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में होगा। अब जो चंद्रयान 4 है, इससे रिलेटेड एक और तथ्य जान लेते हैं कि मिशन ल्यूपेक्स दक्षिणी ध्रुव, तो क्योंकि इसको दक्षिणी ध्रुव को फतह मतलब पहुंचना वहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसीलिए क्या है कि हर कोई जो देश है वहाँ पर पहले पहुँचनी चाहती हैं, क्योंकि वहाँ पहुँचना एक असंभव टास्क है। तो मिशन ल्यूपेक्स जो है जाक्सा द्वारा लॉन्च किया जाएगा। जाक्सा जापानी एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी द्वारा। और ये क्या करेगी, दक्षिणी ध्रुव पर पानी से बर्फ बनने का जो है प्रक्रिया प्रोसेस के क्या है, इसका अध्ययन चांद पर अध्ययन करके आएगी। पानी से बने बर्फ का अध्ययन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, लूनर के दक्षिणी ध्रुव पर। 6वां सवाल जान लेते हैं,
टेरिटोरियल आर्मी में महिलाओं की भर्ती की शुरुआत किस प्रकार के प्रोजेक्ट के रूप में करने पर विचार किया जा रहा है? ऑप्शन ए स्थायी कमीशन, ऑप्शन बी पूर्ण स्थायीकरण, ऑप्शन सी पायलट प्रोजेक्ट या ऑप्शन डी सीमित अवधि प्रशिक्षण। सही जवाब होगा इसका पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जो है टेरिटोरियल आर्मी में महिलाओं की भर्ती की जाएगी, ऐसा कहा गया है सेशन में, जो भी हालिया राज्यसभा सेशन या सेशन में कहा गया है। अब ये क्यों लाया जा रहा है? नारी सशक्तिकरण को सशस्त्र बलों में बढ़ावा देने के लिए। सशस्त्र बलों में नारी शक्ति को बढ़ावा देने हेतु क्या है कि टेरिटोरियल आर्मी में महिलाओं को भी शामिल करने का जो है कि लक्ष्य रखा गया है, और ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में अभी चालू किया जाएगा। सबसे पहले टेरिटोरियल आर्मी के बारे में जान लेते हैं। टेरिटोरियल आर्मी 1920 में अंग्रेजों द्वारा लाया गया था, और टेरिटोरियल आर्मी का मतलब ये है कि ये स्टैंड बाय मोड पे रहते हैं, और ये कभी भी ज़रूरत पड़ने पर नियमित सेना के साथ रेगुलर जो आर्मी रहती है उसका सहयोग करने के लिए जो है तत्पर रहते हैं। नियमित सेना का सहयोग के अलावा ये आपातकालीन स्थिति में भी सेना का सहयोग करते हैं। कुछ देशों जैसे साउथ कोरिया वगैरह में कंपलसरी है कि आप सेना में भर्ती हों एक उम्र तक, उसके बाद फिर आप जो भी अपना करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन सेना में जाना जरूरी है। उसी प्रकार की सेना को है टेरिटोरियल आर्मी कहा जाता है। और ये टेरिटोरियल आर्मी जो है कि कभी कभी टेरिटोरियल आर्मी को पूर्ण आर्मी का भी समर्थन क्या बोलते हैं कि दर्जा दे दिया जाता है यदि आवश्यकता पड़ती है तो। और ये तो स्वतंत्रता के पहले अंग्रेजों ने इसकी शुरुआत की थी, और स्वतंत्रता के बाद देखें तो 1949 में सी राजगोपालाचारी द्वारा इसकी शुरुआत की गई टेरिटोरियल आर्मी। आइए अगला सवाल जानते हैं। और टेरिटोरियल आर्मी से जुड़ा एक और तथ्य, जैसे MS धोनी हैं, वो टेरिटोरियल आर्मी के सदस्य हैं। वो एक क्या बोलते हैं कि सांकेतिक मतलब वो आर्मी के तो हैं, लेकिन वो अभी ज़रूरत पड़ने पर उसमें अपनी सेवाएं दे सकते हैं, और करंट में आर्मी के एक पोजीशन पर भी हैं। अगला सवाल जानते हैं। भारतीय नौसेना में पनडुब्बी रोधी युद्ध पोत माहे को किस तारीख को शामिल किया गया? ऑप्शन ए 17 नवंबर, ऑप्शन बी 23 नवंबर, ऑप्शन सी 24 नवंबर या ऑप्शन डी 24 दिसंबर। उल्टा बोल दिया। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 24 नवंबर को जो है माहे को INS माहे को शामिल किया जाएगा भारतीय नौसेना में। आइए जानते हैं INS माहे के बारे में कुछ तथ्य। INS माहे, अब इसका जो नाम है माहे शहर के नाम पर पड़ा है। माहे शहर के नाम पर इसका नाम है, ठीक है। माहे शहर जो है पांडिचेरी के 4 जिले। पांडिचेरी में पहला पांडिचेरी, दूसरा माहे, तीसरा कलाइकल, चौथा यनम, और माहे जो है केरल में है। ये चारों जिले अलग अलग जगह पर हैं, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए जानते हैं INS माहे के बारे में। INS माहे का निर्माण जो है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने इसका निर्माण किया है INS माहे का। और ये INS माहे जो है एंटी सबमरीन वारफेयर क्राफ्ट है, मतलब ये सबमरीन का शिकार करेगी और तटीय गश्त करेगी, है ना। ये INS माहे का जो है यही काम होगा। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा ये बनाया गया है, और 24 नवंबर 2025 को ये भारतीय नौसेना में कमीशन किया जाएगा। इतना तथ्य आप लोगों ने इस संबंधित सवाल से जान लिया। आइए जानते हैं आज का 8वां सवाल। स्काई वॉक जो कि रायपुर में है के संदर्भ में सबलेट या पावर ऑफ अटर्नी का मतलब क्या है? ऑप्शन ए निर्माण सामग्री खरीदना, ऑप्शन बी निर्माण कार्य का निरीक्षण करना, ऑप्शन सी निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए किसी अन्य कंपनी को ठेका देना, या ऑप्शन डी परियोजना की डिजाइन बदलने के लिए। अब आइए देखते हैं स्काई वॉक के बारे में। ये स्काई वॉक जो है 8 साल पहले शुरू हुआ था बीजेपी के शासन में।
बीजेपी के शासन में, और इसका निर्माण जो है रुका हुआ था। अब इसको पुनः शुरू किया गया है। पुनः शुरू किया गया है तो इसमें एक टर्म का उपयोग किया गया है, सबलेट या पावर ऑफ एटर्नी। मतलब इसके आ जाने से, सबलेट या पावर ऑफ एटर्नी आ जाने से, कि इस परियोजना का निर्माण जो किसी एक कंपनी को जो ठेका दे दिया गया है, इसके बाद इसका ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। क्योंकि अब दूसरी सरकार आ जाती थी तो पुनः ये योजना रुक जाती थी। अब फिर अगले सरकार, मान लीजिए यदि कांग्रेस का आ जाती, तो फिर से ये परियोजना जो है रुक जाती। इसीलिए इसको सबलेट या पावर ऑफ एटर्नी दे दिया गया, ताकि जिस कंपनी को इसका ठेका मिले वो इसे पूरा करना, मतलब आखिरी तक पूरा करे, और इसके लिए बजट में जो है जो भी फंड वगैरह है उसकी कमी ना हो। अब स्काई वॉक जो है कहाँ से कहाँ तक है, ये अंबेडकर शास्त्री चौक से अंबेडकर चौक तक बनाया जा रहा है। शास्त्री चौक से अंबेडकर चौक तक बनाया जा रहा है, और ये एक फुट ओवर ब्रिज है। इसमें मतलब आप पैदल इसमें चल सकते हैं। ये यहाँ ऐसा, और ये लोहा के बनी एक संरचना है, और इसे अप्रैल 2026 तक जो है पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए निर्माण बजट राशि जो है 37.75 करोड़ जो है प्रदान किया गया है, और 40% काम इसका अभी पूरा हो चुका है। बाकी काम 2026 तक अप्रैल के कर दिया जाएगा। आइए जानते हैं आज का 9वां सवाल। वन खेल फॉरेस्ट स्पोर्ट में ओवरऑल चैंपियनशिप ट्रॉफी किस राज्य ने जीता? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी केरल, या ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। सही जवाब होगा इसका छत्तीसगढ़ ने जीता। आइए जानते हैं इससे संबंधित कुछ तथ्य। ये 28वां फॉरेस्ट स्पोर्ट्स जो है उत्तराखंड देहरादून में हुआ। उत्तराखंड देहरादून में इसकी थीम थी ग्रीन स्पिरिट ऑफ स्ट्रॉन्ग नेशन। ग्रीन स्पिरिट ऑफ स्ट्रॉन्ग नेशन। चूँकि छत्तीसगढ़ ने ये क्या बोलते हैं इसमें चैंपियनशिप ट्रॉफी जीता है और नंबर 1 पर रहा है, तो ये जो सवाल है आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा हो, या फिर आपका अधीक्षक पेपर हो, या और भी जो CGV आपम या CGPSC के पेपर हैं उनके लिए। और ये कब से कब तक आयोजित किया गया? 12 से 16 नवंबर तक आयोजित किया गया। कितने मेडल जीते छत्तीसगढ़ ने? 150 मेडल जीते। 13वीं बार जो है ओवरऑल चैंपियन बना है छत्तीसगढ़। 13वीं बार ओवरऑल चैंपियन बना है छत्तीसगढ़। इसके अलावा दूसरे स्थान पर कौन रहा है? दूसरे स्थान पर रहा है केरल राज्य, और तीसरे स्थान पर रहा है कर्नाटक राज्य। अब जान लेते हैं सर्वश्रेष्ठ पुरुष की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन से रहे पुरुष श्रेणी में? तो निखिल जालखो जी हैं। निखिल जालखो पुरुष श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहे, जिन्होंने 5 स्वर्ण पदक जीता। 5 स्वर्ण पदक जीता। और ये किस खेल में जीते हैं? तैराकी के खेल में जीते हैं। तो निखिल जालखो किस खेल से संबंधित हैं? तैराकी खेल से संबंधित है। ये सवाल आ सकता है। इसके अलावा महिला श्रेणी में संगीता राजगोपालन सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रही हैं। अब संगीता राजगोपालन कितने पदक जीती हैं? तो ये 4 स्वर्ण और 1 रजत, 4 स्वर्ण और 1 रजत पदक इन्होंने अपने नाम किया है। और ये किस खेल की खिलाड़ी हैं? ये बैडमिंटन और टेनिस खेल की खिलाड़ी हैं। ठीक है। संगीता राजगोपालन किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन और टेनिस से। छत्तीसगढ़ ने कितने मेडल जीते? 150। कौन सी बार जीती है? 13वीं बार ओवरऑल चैंपियनशिप बना। कौन से नंबर का ये एडिशन रहा? 28वें नंबर का एडिशन रहा। इसकी थीम क्या थी? ग्रीन स्पिरिट ऑफ स्ट्रॉन्ग नेशन इसकी थीम थी। अब इसका सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जानते हैं, इसका शुभंकर क्या था? 28वें वन खेल का शुभंकर आपसे पूछा जा सकता है। इसका शुभंकर था हिम तेंदुआ। जब भी आप लोग खेलों का आयोजन होता है, स्पोर्ट्स जो भी ऐसा स्पोर्ट्स का आयोजन होता है, तो उसके एक शुभंकर होते हैं, उसको आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका शुभंकर है हिम तेंदुआ। आज का आखिरी सवाल है, विकसित भारत 2047
की तर्ज पर छत्तीसगढ़ सरकार ने कौन सा विजन तैयार किया है? ऑप्शन ए अंजोर विजन @2047, बिहान विजन 2047, अमृतकाल विजन 2047 या ऑप्शन डी विकसित विजन 2047। सही आंसर होगा अंजोर विजन 2047। विकसित भारत की तर्ज पर छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लाया जाएगा और इसका अनुमानित बजट 1,47,500 करोड़ का होने वाला है। और ये कब आएगा? ये कब आएगा? 2026-27 में आएगा। और इसके तहत कहा गया है कि संबंधित विभागों को यदि किसी योजना पर सब्सिडी दी जाती है तो उसको अलग से बताना होगा। सब्सिडी दी जाती है तो उसको अलग से बताना होगा। इस पर इस बजट में कहा गया है। और छत्तीसगढ़ में बजट सेशन देखें तो नॉर्मली फरवरी मार्च में होती है। और एक मेन बजट सेशन, एक मुख्य बजट सेशन होता है एक, और उसके बाद पहला, दूसरा और तीसरा 3 सप्लीमेंट्री बजट जो है छत्तीसगढ़ सरकार लाती है। अक्सर ऐसा देखा गया है। और केंद्र में देखें तो BMW से आप लोग याद रखिएगा, बजट, मानसून और विंटर, 3 सेशन जो है केंद्र में हमारे आते हैं। आज के लिए बस इतना ही। इसी प्रकार के करंट अफेयर के वीडियोस के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ें। नमस्कार, जय जोहार, धन्यवाद।